अब पढ़ते हैं हाउ डज नर्व टिश्यू कॉज एक्शन। ठीक है, तंत्रिका कोशिका के द्वारा एक्शन किस प्रकार जनरेट किया जाता है। सबसे पहले जो नर्व हो, जब सबसे पहले जो मैसेज होगा वो हमें नर्व सेल से नर्व ऊतक तक एक्शन के फॉर्म में प्राप्त होगा। सबसे पहले मैसेज इम्पल्स की फॉर्म में हमें मसल तक जाता है। ठीक है, जिसके बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि हाथ को ऊपर उठाना है या नीचे उठाना है। अब कोश के स्तर पर बात करें तो कोश के स्तर पर विभिन्न प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। ठीक है, वो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन क्या करती हैं, इन इम्पल्स को ग्रहण करती हैं और इन इम्पल्स को लेने के बाद उनकी आकृति में परिवर्तन होता है। हो सकता है वो जो प्रोटीन है वो इस इम्पल्स को ग्रहण करके सुकड़ जाएंगे तो हमारा हाथ एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। अगर वो प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्शन करती यानी कॉन्ट्रैक्शन करेंगी तो हाथ की लंबाई बढ़ जाएगी, वरना हाथ इस प्रकार वापस से मुड़ जाएगा। अगर सुकड़ेंगे तो मुड़ जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो फिर से हाथ लंबा हो जाएगा। हाथ लंबा ऐसे सीधा कर देंगे हम हाथ को। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर है काइंड ऑफ मसल्स। हमारे शरीर में मसल्स 3 प्रकार की पाई जाती हैं, ये मैं आगे पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। वॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल्स और कार्डियक मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हमारी विल पावर पर डिपेंड करती हैं। हम चाहें तो इनको यूज में लें, हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती हैं। वो सभी एक्शंस जो हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करते हैं वॉलेंट्री एक्शन होते हैं। फिर इनवॉलेंट्री वो होते हैं जो हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करते, जो स्वेती होते हैं। तीसरे हैं कार्डियक मसल्स, जो हृदय में पेशियां पाई जाती हैं, उनको कार्डियक मसल्स कहते हैं। वो भी हमारे नियंत्रण में नहीं होती। ये भी जो कार्डियक मसल्स हैं ये भी इनवॉलेंट्री का एक प्रकार है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। यानी जो रिफ्लेक्स एक्शन है बेटा, उसमें ब्रेन का क्या रोल है। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन में टारगेट ऑर्गन से स्टिमुलाई ग्रहण किया जाता है, फिर उसको सेंसरी नर्व के द्वारा कहाँ पर भेजा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से उस मैसेज को वापस मोटर नर्व लेके आती है। कहाँ तक लेके आती है बेटा, टारगेट ऑर्गन तक। तो बताओ इस प्रक्रिया में क्या क्या काम आया, स्टिमुलाई जो हमको ऑर्गन ने दिया, फिर वो सेंसरी नर्व उसको कहाँ तक लेके गए, स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड ने उसको मोटर नर्व के द्वारा वापस टारगेट ऑर्गन तक भेज दिया। अब बताओ इसमें मस्तिष्क कहाँ काम आया। तो रिफ्लेक्स एक्शन में मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती। जो मैसेज का निर्धारण होता है, एनालिसिस होता है, जो वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो कंट्रोल होगा ना, हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल, वो तो बेटा ब्रेन के द्वारा होता ही है। तो ध्यान रखना, रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का कोई रोल नहीं होता, केवल स्पाइनल कॉर्ड ही मैसेज को एनालाइज करके वापस ऑर्गन तक भेजता है। फिर है दूसरा क्वेश्चन, है हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन। तो देखो इन सभी का ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि हमारे घर में लगी हुई अगरबत्ती की स्मेल हमको थोड़ी देर में कैसे सुनाई देती है, सुनाई देती स्मेल होती है। तो हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो डिफ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा हमारी नाक तक आते हैं और नाक उनको स्टिमुलाई के रूप में ग्रहण करता है। नर्व के द्वारा उस मैसेज को सेंसरी नर्व रिसेप्टर उनको सीएनएस तक लेके जाते हैं और सीएनएस के द्वारा उनका एनालिसिस किया जाता है और मोटर नर्व के द्वारा वापस से टारगेट ऑर्गन तक लेके आया जाता है और मैसेज को बताया जाता है, बॉडी को बताया जाता है कि ये इस अगरबत्ती की स्मेल है या किसी और चीज़ की स्मेल है। ठीक है, इनका पाथवे ये सब रिफ्लेक्स एक्शन पर वर्क करती हैं। अब दूसरा पार्ट है आपके कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने बोला था बॉडी का कंट्रोल 2 चीज़ों से होता है, एक तो होता है नर्व सिस्टम के द्वारा, दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। ठीक है, अब हमने नर्व तो पढ़ लिया, अब दूसरा देखते हैं एंडोक्राइन।
ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो हमारे शरीर में कुल कितनी प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, वो एक बार आप नाम देख लो। ब्रेन के सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। तो ये सबसे ऊपर की ओर होती है, फिर होती है पिट्यूटरी ग्रंथि के सबसे ऊपर की ओर पीनियल ग्रंथि, फिर उसके नीचे होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, फिर होती है गले में थायराइड ग्लैंड, और उसके ऊपर होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, फिर होता है नीचे की ओर थाइमस ग्रंथि, उसके नीचे होती है पेनक्रियाज, उससे होता है एड्रिनल ग्रंथि, उसके ऊपर होता है ओवरी अगर फीमेल है तो, और मेल है तो बेटा टेस्टिस पाया जाएगा। अब आपको क्रम से याद रखना है, कैसे? हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड या पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रिनल। मेल है तो टेस्टिस याद रखोगे, फीमेल है तो ओवरी याद रखोगे। इस प्रकार आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्रम याद रखना है, हमारी बॉडी में किस सीक्वेंस में पाई जाती है। अगर एक नंबर में आपसे क्रम में जन्माने के लिए बोल दे तो आप जमा सकते हो आराम से, ठीक है। फिर अगला है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। देखो हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्लैंड पाई जाती हैं, एक्सोक्राइन और दूसरी होती है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो होती हैं वो अपना सिक्रेशन कहाँ डालती है? एक्सोक्राइन क्यों बोला जाता है इनको? बहिः, ठीक है। एक्सोक्राइन क्यों बोला जाएगा? क्योंकि अपना जो सिक्रेशन है, लिक्विड का जो सिक्रेशन करेंगी उसको किस में डालेंगे बेटा? डक्ट में डालेंगी। विशेष प्रकार की नलिकाएं पाई जाएंगी, उन नलिकाओं में या रक्त नलिकाओं में डाल दिया जाएगा और टारगेट ऑर्गन तक वो पहुंच जाएगा, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं? डक्टलेस रहती हैं, ठीक है। इनमें डक्ट नहीं रहती, ये नलिका नहीं रहती, ये अपना सिक्रेशन सीधा का सीधा ब्लड में डाल देती हैं। इनमें विशेष प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं होती जो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हुए टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड, जैसे हम पेनक्रियाज की बात करें, पेनक्रियाज वैसे मिक्स ग्लैंड है, फिर भी देखें पेनक्रियाज में क्या पाई जाएगी? डक्ट पाई जाएगी, ठीक है, जो क्या करेगी? इसको डिओडेनिम में जाके ले जाके खोलेगी। विशेष प्रकार की नलिकाएं पाई जा रही है इसको, इसलिए इसको एक्सोक्राइन बोला जाता है। जबकि एंडोक्राइन में किसी प्रकार की कोई नलिका नहीं होती, सीधा सिक्रेशन ब्लड में डाला जाता है। और इनके सिक्रेशन को क्या बोला जाता है बेटा? हार्मोन बोला जाता है, ठीक है। हार्मोन क्या है? हार्मोन एक प्रकार के केमिकल मैसेंजर हैं जिनका सिक्रेशन एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। और ये क्या करती हैं? हमारे शरीर को कंट्रोल व कोऑर्डिनेट करती हैं, ठीक है। अब देखते हैं देखो हार्मोन का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो किसके द्वारा होगा? रक्त के द्वारा, ब्लड के द्वारा। मैंने बोला था एक्सोक्राइन का जो सिक्रेशन है, एंडोक्राइन का जो सिक्रेशन है बेटा, उसको डायरेक्ट रक्त में डाला जाता है और वो रक्त हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करता हुआ हार्मोन को टारगेट ऑर्गन तक लेके जाता है, ठीक है। जो हार्मोन का जो सिक्रेशन होगा वो बेटा स्लो तो होता है, लेकिन ए लार्ज नंबर ऑफ सेल को क्या करता है? टारगेट करता है। यानी मैंने बोला था ब्रॉडकास्टिंग सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्ट होता है इसका, यानी बहुत सारी उत्तकों तक कोशिकाओं के संपर्क में होता हुआ जाता है, ठीक है। इफेक्ट इसका बहुत ही ज्यादा समय तक रहता है, ठीक है। देखो काम तो ये बहुत स्लो करता है, धीरे धीरे करता है, लेकिन इफेक्ट बहुत देर तक रहता है, ठीक है। ये मैंने आपको चैप्टर के शुरू में ही एंडोक्राइन और नर्व सिस्टम दोनों में डिफरेंस करवाते समय करवा दिया था, ठीक है। अब पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? तो ध्यान रखना, मैंने बताया था पिट्यूटरी ग्रंथि के जस्ट ऊपर की ओर एक मस्तिष्क का एक भाग पाया जा रहा था जिसको बोल रहे थे हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस एक पार्ट है किसका? ब्रेन का, जो क्या करता है? दो प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन करता है। एक तो होता है रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन। अब हम इनको इस प्रकार भी बोल सकते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव फीडबैक देता है, एक होता है नेगेटिव फीडबैक देता है। इनहिबिटिंग नेगेटिव फीडबैक दे रहा है और दूसरा पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, रिलीजिंग हार्मोन। कैसे? अगर मान लो किसी हार्मोन की हमारे शरीर में आवश्यकता है तो हाइपोथैलेमस उसको बोलेगा स्पेशल ग्लैंड को कि इसका सिक्रेशन बढ़ा दिया जाए, तो उसी को पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। अगर मान लो उस हार्मोन का सिक्रेशन बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, ठीक है, और बहुत अत्यधिक मात्रा में हो रहा है जिसका हमारी बॉडी की कोई आवश्यकता नहीं है, तो फिर उसको सिक्रेशन को रोकने के लिए उसी हाइपोथैलेमस के द्वारा नेगेटिव फीडबैक या इनहिबिटिंग हार्मोन का सिक्रेशन किया जाएगा। उसी को नेगेटिव फीडबैक या इनहिबिटिंग हार्मोन कहते हैं, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस का क्या है बेटा? कार्य क्या है? ये रेगुलेशन करता है किसी भी हार्मोन के सिक्रेशन और प्रोडक्शन, इन दोनों में क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम सबसे पहले
देखो अब हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, सभी हार्मोनों के सिक्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जा रहा है। देखो हमारे शरीर की मास्टर ग्लैंड कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा कौन सा नहीं होगा, इन सब का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड। और मास्टर ग्लैंड का भी नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो हाइपोथैलेमस को इसलिए मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, यानी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, अब इसको उतार लो। अब देखते हैं हम आगे। अब पढ़ते हैं पहली ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब देखो बेटा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट किए जा रहे हैं, दिए जाते हैं इसके, क्योंकि इसके दो भाग होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, दूसरा होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस से 5 प्रकार या 6 प्रकार के हार्मोन सिक्रेट होते हैं, इससे 2 प्रकार के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। बीच वाला भाग होता है एमएसएच, इससे एक हार्मोन सिक्रेट होता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में केवल एक है, एडिनो हाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाला हार्मोन, और उसका नाम है जीएच हार्मोन। शॉर्ट में इसको बोलेंगे बेटा, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, जीएच हार्मोन। क्या बोलेंगे, जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, इसका काम क्या है, डेवलपमेंट द ऑल बॉडी ऑर्गन्स, यानी सभी अंगों की, मानव की अंगों की लंबाई का निर्धारण करना। ठीक है, यानी मानव की ग्रोथ का नियंत्रण करना। आदमी लंबा होगा या बौना होगा, यह पीयूष ग्रंथि पर ही निर्भर करता है। पीयूष ग्रंथि के भी कौन से हार्मोन पर, ग्रोथ हार्मोन या जीएच हार्मोन पर नियंत्रण करता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं। अगर मान लो पीयूष ग्रंथि के द्वारा जीएच हार्मोन का बहुत ही कम सिक्रेशन किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हाइपोसिक्रेशन। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी में मानव की लंबाई प्रॉपर नहीं बढ़ पाती है और मानव कैसा हो जाता है, ड्वार्फिज्म या बौना हो जाता है। ठीक है, और दूसरा सिक्रेशन है हाइपर सिक्रेशन। अगर मान लो अत्यधिक मात्रा में सिक्रेशन हो गया तो अत्यधिक मात्रा में सिक्रेशन हो गया तो उसको बोलते हैं जिग्नेटिज्म रोग। जिग्नेटिज्म रोग में मानव क्या हो जाता है, जरूरत से ज़्यादा, औसतन जो लंबाई है उससे भी लंबा हो जाता है, उसको बोलते हैं जिग्नेटिज्म। आदमी कैसा दिखाई देने लगता है, अगर अधिक लंबा हो गया तो कुरूप दिखाई देने लगता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों हाइपोसिक्रेशन और हाइपोसिक्रेन दोनों के दोनों क्या हैं, डिसऑर्डर हैं। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। फिर है तीसरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। जो थायराइड ग्रंथि होती है बेटा, ये किस हार्मोन का सिक्रेशन करती है, थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जिसका काम क्या है, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करना, यानी उनकी उपापचय दर का नियंत्रण करना। ठीक है, आयोडीन का रोल क्या है हमारी बॉडी में, आयोडीन नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। अगर मान लो आयोडीन हम बाहर से नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, और थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा तो हमारी जो मेटाबॉलिक रेट है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, इनका पाचन स्लो हो जाएगा, जिससे मानव की ग्रोथ भी प्रभावित होती है। ठीक है, अब आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मानव को अत्यधिक मात्रा में या सामान्य मात्रा में नमक क्यों खाना चाहिए, तो उसका आंसर है क्योंकि आयोडीन के द्वारा हमारे शरीर में उपस्थित थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिशिएंसी से अगर मान लो हमारे शरीर में बेटा थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होता है तो हमारे शरीर में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर मान लो हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा तो मानव को गोइटर रोग हो जाएगा। गोइटर रोग में क्या होगा, गले में स्वेलिंग आ जाएगी और गला सूजकर मोटा हो जाता है। ठीक है, देखो इसके सिम्टम्स क्या हैं, पर्सन हैज स्वेल नेक बिकॉज ऑफ स्वेलिंग इन थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट इन नेक। देखो अगर मान लो इसका कम मात्रा में सिक्रेशन हो रहा है तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन रहा है तो जो थायराइड ग्लैंड है वो खुद ही फूलकर मोटी हो जाती है, खुद का ही पाचन करना शुरू कर देती है, क्योंकि ये एच आकार की होती है, इस प्रकार की होती है। यहाँ पर होता है T3, यहाँ होता है T4, T3 और T4 को ही मेन रूप से थायराइड ग्लैंड बोला जाता है, T1 व T2 को नहीं बोला जाता। ठीक है, अब है तीसरी पेनक्रियाज।
पैनक्रियाज क्या करता है बेटा, पैनक्रियाज 2 हार्मोनों का सिक्रीशन करता है। आपकी बुक में केवल एक दिया हुआ है इंसुलिन, लेकिन अपन दोनों को पढ़ लेते हैं। पैनक्रियाज 2 हार्मोनों का सिक्रेशन करता है, इंसुलिन का और ग्लूकागोन का। इसका फंक्शन क्या है, रोल क्या है इन दोनों हार्मोनों का? ये क्या करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को बॉडी में मेंटेन रखते हैं। ठीक है, जैसे अब अगर हमारे शरीर में हमने खाना खाया तो क्या बनता है, ग्लूकोज। अब उस ग्लूकोज को हमारी देखो हमारी बॉडी किस फॉर्म में सुरक्षित रखती है, स्टोर फॉर्म, किस फॉर्म में फूड को स्टोर करेगी, ग्लाइकोजन। तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन चेंज करेगा, इंसुलिन। अगर मान लो हमको लंबे समय तक खाना नहीं मिला, ठीक है, तो हमने खाना नहीं खाया, तो हमारी बॉडी में फिर से ग्लूकोज की आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता है। तो फिर दूसरा हार्मोन होता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता है, वापस से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसमें भी ये लिखा हुआ है, व्हेन ग्लूकोज लेवल इंक्रीज इंसुलिन कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, व्हेन ग्लूकोज लेवल डिक्रीज, ठीक है, ग्लाइकोजन कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन जो हार्मोन होता है ग्लाइकोजन को, ग्लूकागॉन जो हार्मोन होता है ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इससे होने वाले डिसऑर्डर कौन कौन से हैं? पहला है डायबिटीज। अगर मान लो लैक ऑफ इंसुलिन का सिक्रेशन हो जाए, अगर मान लो इंसुलिन जो होता है वो बहुत ही कम मात्रा में सिक्रीट होने लग जाए हमारी बॉडी में, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, डायबिटीज या शुगर। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है इस रोग का, सीधा सा है, इंसुलिन के इंजेक्शन लो। ट्रीटमेंट इंसुलिन इंजेक्शन। ठीक है, अब आप उसको उतार लो। अब अगली ग्रंथि है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो किडनी के ऊपर स्थित होती है। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि जो होती है किडनी के ऊपर स्थित होती है, जो 2 प्रकार के हार्मोनों का सिक्रेशन करती है। कौन कौन सा? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन। ठीक है, इनके कार्य क्या हैं? इंक्रीज द हार्ट रेट। एड्रिनलिन जो हार्मोन होता है बेटा वो क्या करता है, आपातकालीन परिस्थितियों में सिक्रीट होता है। जैसे आपने कोई एक्सीडेंट, अचानक से एक्सीडेंट देख लिया, आप अचानक से घबरा जाते हो, यानी उस समय कौन सा हार्मोन सिक्रेट हुआ, एड्रेनलिन, जो क्या क्या कर रहा है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, आपकी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, आपकी सांस इंक्रीजिंग क्या करता है, ब्रीथिंग रेट, आपको जल्दी जल्दी सांस आने लग जाती है। ठीक है, और इतनी जल्दी आती है कि काफ़ी टाइम आप सांस लेना एकदम आपको लगता है कि भूल गए, लेकिन वो बहुत ही अधिक मात्रा में ब्रीथिंग रेट हो जाती है। फिर है डाइवर्ट इस ब्लड फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन टू ओवर स्केलेटल मसल, यानी ब्लड सप्लाई को डाइजेशन सिस्टम और स्किन से डाइवर्ट कर देता है। ठीक है, अगर मान लो इसी कारण इस देखो इस जैसे ही एड्रेनलिन हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी की मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है, जिसके कारण मानव घबरा जाता है। ठीक है, ये क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन। इसी ग्रंथि को 3F ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। 3F का मतलब होता है फाइट, फ्लाइट और फ्राई। ठीक है, अब अगला हार्मोन है, अगला जो ग्रंथि है वो है टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है मैंने बोला था मेल में पाया जाएगा और ओवरी फीमेल में पाई जाएगी। तो देखो टेस्टिस से किस हार्मोन का सिक्रेशन होता है, टेस्टोस्टेरोन का। ठीक है, जो रेगुलेशन किसका करता है, सेकेंडरी देखो सेक्स ऑर्गन का रेगुलेशन करता है और मानव में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का भी निर्माण करता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और दूसरा है ओवरी जो किसमें है, फीमेल में। ये किसका सिक्रेशन करेगी, एस्ट्रोजन का भी करेगी और प्रोजेस्टेरोन का भी, लिख लेना प्रोजेस्टेरोन भी होता है इसमें। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का भी सिक्रेशन करता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन किसके द्वारा किया जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल से। ग्राफियन फॉलिकल जब 14वें दिन के बाद ओवरी में ही रह जाती है तो उसको कार्पस लूटियम में एक येलो कलर की संरचना में परिवर्तन हो जाती है, जिसको कार्पस लूटियम कहते हैं, और कार्पस लूटियम से ही प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है, जो क्या करता है, हल्के मात्रा में एंडोमेट्रियम में माइटोसिस को बढ़ा देता है, जिसके कारण यूटेरस की एंडोमेट्रियम मोटी हो जाती है, जो आरोपण के लिए ठीक रहती है। ठीक है, इसी को प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन को। ठीक है,
अब देखो एस्ट्रोजन का काम क्या है, एस्ट्रोजन का काम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को डेवलप करना, और दूसरा क्या है, महिला में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का निर्माण करना, जैसे जननांग क्षेत्रों पर बाल आना, आवाज़ का पतली होना, स्किन का मुलायम होना, ये सभी सेकेंडरी कैरेक्टर का निर्माण करती है। और एस्ट्रोजन ही क्या करता है, रेगुलेशन करता है किसका, मेस्ट्रुअल साइकिल का। ठीक है, देखो मेस्ट्रुअल फ्लो कब आता है, जब प्रोजेस्टेरोन मादा में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का दोनों का लेवल जब डिक्रीज हो जाता है तो मेस्ट्रुअल फ्लो आता है। ठीक है, अब है फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, देखो आपकी बुक में केवल इतना सा दिया हुआ है, ये लाइन दी हुई है, लेकिन इसका मतलब होता है फीडबैक मैकेनिज्म। ये एग्जाम में नहीं आएगी, फिर भी आप देख लो एक बार। देखो इसमें दिया हुआ है, अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है, अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया तो देखो कार्बोहाइड्रेट अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया तो रक्त में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही रक्त में किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में। ठीक है, अब इस बढ़े हुए ग्लूकोज की मात्रा को पैनक्रियाज की कोशिकाओं के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है। अब पैनक्रियाज की कोशिका तुरंत डिटेक्ट करके इंसुलिन का सिक्रेशन करेंगी, और इंसुलिन का मैंने पहले काम बता दिया, ये क्या करता है, रक्त में उपस्थित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा बताओ, रक्त में ग्लूकोज ही नहीं रहेगा, ग्लूकोज की मात्रा डिक्रीज हो जाएगी, ये बस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहीं पर आपका चैप्टर खत्म होता है, आप इसको आराम से उतार लो।